नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि के चहुमुखी विकास में महत्वपूर्ण योगदान है हमारे किसान भाइयों का, हमारे कृषि वैज्ञानिकों का। किसान भाइयों, किसान जब भोर की पहली किरण के साथ अपने खेत पर जाता है और वहाँ जब अपनी मेहनत करता है तभी देश के अन्न के भंडार भराते हैं। और हमारे कृषि विशेषज्ञ निरंतर इस बात की कोशिश में रहते हैं कि कैसे नई नई तकनीक ईजाद की जाए ताकि हमारे किसान भाई उसका लाभ उठाकर भरपूर पैदावार ले सकें। इसलिए किसान भाइयों, आज हमने आपके बीच में एक कृषि वैज्ञानिक और एक प्रगतिशील किसान को आमंत्रित किया है। सबसे पहले मैं उनका परिचय करा देता हूं। कृषि महाविद्यालय सीहोर से हैं प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर एस सी गुप्ता जी। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। और सीहोर से ही एक चित्तौड़िया गांव है, वहाँ के हमारे किसान हैं श्री बलराम मुकाती जी, हम उनका भी स्वागत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि रबी फसलों का मौसम चल रहा है और अच्छा उत्पादन के लिए हमारे किसान भाइयों को कौन से अच्छे उपाय करना चाहिए, इस संबंध में सुझाव दें। नमस्कार किसान भाइयों। देखिए, खेती में सबसे मुख्य चीज़ ये होती है कि हर एक का उद्देश्य होता है हर किसान भाई का कि उसको जो अच्छा से अच्छा जो भी फसल लगाए अच्छा से अच्छा उत्पादन उसको प्राप्त हो। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स जो है वो बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो हमारी ज़मीन कैसी है, हमारे पास सिंचाई के साधन कैसे हैं, उस हिसाब से आप उपयुक्त फसल का चुनाव करें। दूसरी बात है, उपयुक्त फसल का चुनाव जब आपने कर लिया तो उपयुक्त जाति, क्योंकि अनुसंधान में निरंतर जो है विकास होते जा रहे हैं और नई नई जातियां हर फसल में आती जा रही हैं, तो उपयुक्त जाति का चुनाव करें। इसके बाद बात आती है, जाति का जब आपका चुनाव हो गया फिर आप उसके बाद खेत की तैयारी जो है उपयुक्त तरीके से करें और जो फसल बोने जा रहे हैं उसकी बीज दर जो अनुशंसित की गई है उसका उपयोग करें। बीज जो है वो कितनी गहराई पे किस फसल का जाना है उसको प्रॉपर गहराई पे बोने का इंतज़ाम करें। बीज जो है बोने से पहले किस दवा का उपयोग करना है उपचार करने के लिए, जिससे आगे जो फफूंद वाले रोग जो आते हैं उससे फसल को बचाया जा सके, उसका ध्यान रखें। बीज के बाद इस बीज निवेशन या बीज उपचार के बाद बात आती है कि हम जो भी खाद या उर्वरक का उपयोग करें वो संतुलित होना चाहिए। उसमें यह नहीं होना चाहिए कि सिर्फ हम एक या दो पोषक तत्वों पे जाएं। जो भी हमारी मिट्टी परीक्षण की रिपोर्ट बताती है उसके आधार पर जो है संतुलित उर्वरक का उपयोग करें। खाद का उपयोग करना है तो अच्छे हुए सड़े हुए कंपोस्ट खाद या गोबर का खाद का उपयोग जो है समय के पूर्व ही जो है करें उसमें फसल बोने के पूर्व। इसके अतिरिक्त जो है जो खाद देने वाली बात है या उर्वरक देने वाली बात है, हमने देखा है अधिकतम किसान जो है वो उर्वरक और बीज दोनों को मिला के बो देते हैं, इससे बीज के अंकुरण पर प्रभाव पड़ता है। तो मेरा यहाँ सुझाव ये रहेगा कि किसान भाई जो है जो रबी फसल बो रहे हैं तो वो बीज और खाद उसको अलग अलग बोएं और कोशिश करें कि जो उर्वरक है वो बीज ऊपर गिरे और उर्वरक जो है 4-5 सेंटीमीटर उससे नीचे गिरे। ये कुछ विशेष ध्यान रखने वाली बातें हैं। साथ ही अगर खरपतवार जो नियंत्रण करना है उसके लिए कौन सी दवा का उपयोग करना है वो पहले से रखें, या दवा का उपयोग नहीं करना हो तो कौन से वो मैकेनिकल साधन का उपयोग करना चाहते हैं उसका ध्यान रखें। रोग कीट जो है व्याधि जो आना है उसके बारे में वो पहले से जो फसल बो रहे हैं उसके लिए सारी जानकारी रखें। ये कुछ खास बातें हैं जो ध्यान रखेंगे तो किसान भाई निश्चित रूप से जो फसल बो रहे हैं उसका अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने एक महत्वपूर्ण विशेष बात आपको बताई है कि जब आप बोनी कर रहे हों तो रासायनिक खाद और बीज अलग अलग बोनी मशीन से गिरना चाहिए, क्योंकि अगर एक साथ गिरते हैं तो वो जो दाना है वो सड़ने की अवस्था में आ जाता है। इसलिए अलग अलग बों तो अच्छा उत्पादन होगा। डॉक्टर साहब, हमें बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे बीच में एक किसान, प्रगतिशील किसान है, हम उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। बलराम जी, सबसे पहले आप हमें बताएं कि आपके पास कितनी ज़मीन है, किन किन फसलों का आप उत्पादन लेते हैं और उसके साथ क्या आप पशुपालन भी करते हैं। सादर नमस्ते। और सर, मेरे पास ज़मीन है 30 एकड़। उसमें 5 एकड़ कहीं ना कहीं कुओं में, कहीं तालाब में, कहीं नालों के किनारे इस तरह से पड़त है, जिसको हम पड़त भूमि बोलते ही आए हैं। और पशुओं के लिए चारा भी निकालना एक मजबूरी होती है कि चारे के लिए भी ज़मीन रखना होती है। और 25 एकड़ में मैं खेती करता हूँ और खेती में विशेषकर जो कुछ क्षेत्र है मेरा, उसमें पानी की कहीं बड़े नाले या नदी
या तालाब नहीं होने के कारण कुछ प्राइवेट संसाधन कर रखे हैं, जिसमें बलराम तालाब बनाया है। इस तरह से मैं पानी की आपूर्ति करके और अपनी खेती को 25 एकड़ में बड़े अच्छे सफलतापूर्वक गेहूं, चना और मसूर रबी सीजन में 3 ही फसलों को मैं करता हूं। जी जी जी। डॉक्टर साहब, किसान भाई ने बताया कि रबी फसलों की बुवाई भी ये कर चुके हैं, तो जिन किसान भाइयों ने रबी फसलों की बुवाई जैसे गेहूं, चना, सरसों, मसूर की बोनी कर दी है, उनको इस समय क्या समसामयिक काम करना चाहिए? हाँ, देखिए क्या है कि हमारे यहाँ कई कृषक ऐसे हैं या कई स्थान ऐसे हैं, कई क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर कि पानी की कमी है। तो हमारे जो ऐसी जगह के किसान जो हैं वो निश्चित रूप से सोयाबीन कटने के बाद तुरंत ही जो है रेनफेड गेहूँ है या चना है, मसूर है, इसकी बुआई कर देते हैं। तो ऐसे कृषक जिनके पास सिंचाई का कम साधन है, उन्होंने जो ऑलरेडी बुआई कर चुके हैं रेनफेड वीट या चना वगैरह की, तो वहाँ अगर उनकी फसल 20 से 21 दिन की अवस्था में है तो जो क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज रहती है उसमें सिंचाई जो है बहुत महत्वपूर्ण होती है। गेहूं में एक सिंचाई अगर किसान के पास है तो ये सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। शीर्ष जड़ अवस्था बोलते हैं इसमें, छोटे छोटे रेसे वाली जो अवस्था रहती है जड़ की, तो इसमें सिंचाई की अनुशंसा की जाती है। किसान भाइयों को इस टाइम सिंचाई करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि प्रायः देखा गया है कि सोयाबीन के बाद जब ये गेहूं की फसल ली जाती है तो कभी कभी जो है रूट एफिड या जड़ माहो जो है उसका प्रकोप भी देखा जाता है, और उसके कारण क्या होता है कि टापे में अलग अलग स्थान पर गेहूं जो है उसके पौधे सूखने लगते हैं, पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। तो ऐसी अगर परिस्थिति किसान भाइयों को दिख रही है तो वहाँ पर वो जो क्लोरपायरिफास दवा है उसका 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर लगता है। उसको सिंचाई जल के साथ ही बूंद बूंद टपकाव के द्वारा जो है वो खेत में अगर पहुँचाते हैं तो जो जड़ एफिड है वो काफ़ी मात्रा में नियंत्रित होता है। अगर वो सिंचाई जल के साथ नहीं कर पा रहे हैं तो वो रेत में मिला के ये दवा 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर के मान से वो पहले से छिड़काव कर दें, इसके बाद सिंचाई करें तो प्रभावशील रूप से जो है जड़ माहू का नियंत्रण होता है। इसके अतिरिक्त जैसे चने की बात करें तो चने में जो है इल्ली और कटवर्म की समस्या आती है। तो अभी किसान भाई बस निरंतर अपने खेत की निगरानी रखें और एक खूटियाँ 40 से 50 खूटियाँ बनाएं जो कि टी आकार की, अंग्रेजी के टी आकार की, ऐसा डंडा और ऊपर से ऐसा खड़ा डंडा, उस तरह की खूटियाँ बना के प्रति एकड़ 40 से 50 खूटियाँ लगाएं, जिससे जो भी इल्लियों की शुरुआत होती है या इल्ली आती हैं तो पक्षी आकर वहाँ बैठते हैं और वो इल्लियों को चुन चुन कर खाते हैं। तो ये बिल्कुल सस्ता उपाय है, और जब तक ज़्यादा प्रकोप नहीं है तब तक इस तरह के उपाय को जो है किसान भाई अपनाएं, जिससे उनको खेती में लाभ का धंधा बना रहे, ज़्यादा रसायनों का उपयोग ना करना पड़े। इसी तरह यदि आपने बात की मटर, सेम, अगर इनकी जो बोनी कर चुके हैं उनमें भभूतिया या सफ़ेद पाउडर वाला रोग आता है, तो इस तरह का यदि रोग दिखाई देता हो तो 0.1% कार्बेंडिज्म जो है उसका घोल बनाकर उसका छिड़काव करने से उसका नियंत्रण होगा। तो ये कुछ समसामयिक उपाय हैं जो किसान भाई जो अभी फसल उनकी खेत में है उसके लिए कर सकते हैं। साथ ही निरंतर निगरानी रखें, और यदि कुछ उनको कीट व्याधि इस तरह की दिखती है जो उनको समझ में नहीं आ रही है तो कृषि विभाग की सलाह लें, अधिकारियों की, या आजकल हर ज़िले में कृषि विज्ञान केंद्र है तो कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से संपर्क करके और उचित सलाह प्राप्त करके और अपनी खेती को सफल बनाएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान भाइयों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कम लागत में अधिक उत्पादन कैसे हो। अधिक उत्पादन तो आप कर रहे हैं, लेकिन कम लागत कैसे कम की जाए, इसके लिए हमारे बीच में एक प्रगतिशील किसान है, उन्हीं से जान लेते हैं। बलराम जी बताएं कि लागत कम करने के लिए, उत्पादन तो आप ज़्यादा ले ही रहे हैं, लागत कम करने के क्या प्रयास कर रहे हैं आप? सर, मैं जो है पशुपालन जो होता है उसमें पशुओं का, जिसे हम गोबर कहें, उसको कुछ समय के लिए एकत्रित करके और खेती में हर मेड़ों के ऊपर वृक्ष लगाना चाहिए, और होते भी हैं। उन वृक्षों के नीचे मैंने केचुआ शेड चला रखा है। उसमें ना ही कोई पक्का शेड बना हुआ है, ना ही कोई पॉलीथीन बिछाई है, लेकिन लगातार वहाँ पर केचुओं को मैंने भोजन दिया है। लगभग 1 से 1.5 महीने सड़ा हुआ गोबर, और उसमें केचुए बहुतायत मात्रा में हो जाते हैं। और मैं
मेरे पड़ोसी किसानों की अपेक्षा बहुत कम से कम रासायनिक खाद का उपयोग करता हूँ और पूरे वर्ष में लगभग 5 से 6 ट्राली बहुत बड़ी होती है, पट्टिए लगाकर 5 से 6 ट्रालियों को भर करके विथ केचवे यानी केचवे सहित ही खेत में उनका भुरकाव करता हूँ ताकि पूरे पोषक तत्व भी मिले और मुझे बाजार से किसी प्रकार के कोई अलग से पोषक तत्व न लेना पड़े। तो इस तरह से मैं अपनी खेती में काफ़ी तरीके से बचत करता हूँ और यूरिया एक नाम मात्र के लिए देता हूँ, डीएपी बहुत नाम मात्र के लिए देता हूँ, फिर भी मेरी फसलें बहुत अच्छी स्थिति में रहती है और सब लोग मेरे से इस तरह में सलाह लेते हैं। मैं ये बचत करता हूँ सर खेती में। बिल्कुल बिल्कुल बलराम जी, आपने जो गुर बताए हमारे किसान भाइयों को कि लागत कम करने के लिए क्या क्या कार्य करना चाहिए, निश्चित रूप से जो किसान भाई हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं इनका अनुसरण करेंगे। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। एफसीआईएल के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, एचएफसीएल की बरौनी इकाई और बीवीएफसीएल की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। डॉक्टर साहब, अब बात ये आ जाती है कि जब किसान बीज बोता है तो बीज उपचार का क्या महत्व है, क्या करना चाहिए? चने में कैसा करना चाहिए, गेहूं में कैसा करना चाहिए, सरसों में कैसा करना चाहिए? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, बीजोपचार जो है वो बहुत ही नितांत आवश्यक है, क्योंकि हम जिस चीज़ का बाद में फेस करने वाले हैं रोगों को, उसको यदि हम शुरू से बीज को बीजोपचारित करके बोएंगे तो उसमें काफ़ी हद तक हमारी जो है रोगों की समस्या का निदान होता है। तो बीजोपचार गेहूं में भी, चने में भी, हर फसल में जो है बीजोपचार करके बोना चाहिए। इसमें बीजोपचार 2 तरह से होता है, एक तो बीज उपचार होता है, दूसरा होता है बीज निवेशन। जब हम फफूंदनाशक दवा या कोई कीटनाशक दवा लगाते हैं तो वो बीजोपचार के अंतर्गत आता है, और जब हम किसी बायो फर्टिलाइजर या जैव उर्वरक से बीज के ऊपर लगाते हैं तो उसको बीज निवेशन बोला जाता है या टीकाकरण बोला जाता है। तो सबसे पहले जो है हम गेहूं की बात करते हैं। इसमें हमको बीज बोने से पहले जैसे थायरम दवा है तो 3 ग्राम थायरम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा विरिडी है जो कि जैविक है, उसको भी हम 4 से 5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। कार्बोक्सिन उपलब्ध है, उसका उपयोग कर सकते हैं। फिर एक टेबू कोनाजाल जो दवा है उसका उपयोग 1.5 से 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से कर सकते हैं। तो ये इनमें से किसी एक दवा का आप उपयोग करें, ये बीजोपचार हो गया। बीजोपचार करने के उपरांत जो है हम बीज निवेशन करेंगे। इसी बीज के ऊपर हम जो है नम जो बीज है इसके ऊपर हम अगर हम गेहूं की बात करें तो एजेटोबैक्टर कल्चर जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके फसल को उपलब्ध कराता है और ज़मीन में स्वतंत्र रूप से ये निवास करके नाइट्रोजन को स्थिर करता है, और जिससे कि ज़मीन से जो है मिट्टी से पौधों को प्राप्त होती है। एजेटोबैक्टर कल्चर का बीज निवेशन करना चाहिए गेहूं में। साथ ही पीएसबी स्पुर ब्लैक जीवाणु कल्चर जो है इसका उपयोग करना नितांत आवश्यक होता है, क्योंकि स्पुर जो है काफ़ी महंगा तत्व है और किसान भाइयों को खेती में लागत जो है वो उर्वरकों से भी ज़्यादा आती है। तो स्पुर हमारी मिट्टियों में काफ़ी मात्रा में है, लेकिन वो अघुलनशील अवस्था में ज़्यादा रहता है जो कि पौधों को प्राप्त नहीं हो पाता। उसको घुलनशील करने का काम करते हैं स्पुर ब्लैक जीवाणु कल्चर, जिसको पीएसबी कल्चर के नाम से बोलते हैं। तो एजेटोबैक्टर और पीएसबी कल्चर ये किसान भाई लें और 5 ग्राम प्रति किलो बीज, दोनों का अलग अलग, 5 ग्राम एजेटोबैक्टर 5 ग्राम पीएसबी
प्रति किलो बीज के मान से जो है वो ये कल्चर लेकर और इसको जो है घोल के गाढ़ा घोल बना के बीज पर डालकर उसको निवेशित करके और फिर गेहूं की बुआई कर सकते हैं। आजकल लिक्विड वाले भी या द्रव वाले जो है जैविक कल्चर भी आ गए हैं, तो द्रव वाले जैविक कल्चर को भी उपयोग किया जा सकता है। लेकिन जैविक कल्चर के उपयोग में विशेष ध्यान रखें कि अच्छे क्वालिटी के, गुणवत्ता के अच्छी जैव उर्वरक जो है उसको लें और उसका उपयोग करें। अब आती है बात चने की, तो चने में भी जो है हम ट्राइकोडर्मा विरिडी 5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। साथ में कार्बोक्सिन प्लस थायरम का उपयोग कर सकते हैं, थायरम प्लस बॉबिस्टीन का उपयोग कर सकते हैं। इस तरह से ये बीजोपचार किया सकता है। अब बीज निवेशन चने में भी नितांत आवश्यक होता है, जो कि हम राइजोबियम टीकाकरण करते हैं। राइजोबियम जो है आपने सब किसान भाई हमारे जानते हैं कि जितनी भी हम दलहनी फसलें बोते हैं उनकी जड़ों में गठाने बनती हैं, और वो गठाने यदि अच्छी पिंक कलर की, गुलाबी रंग की और जिनके अंदर नमी रहती है, अगर हम उनको तोड़ते हैं तो उसके अंदर एक पिंक कलर का द्रव निकलता है जिसको लेग हेमोग्लोबिन बोलते हैं। जितना ज़्यादा अच्छे नॉड्यूल बनेंगे, जितना लेग हेमोग्लोबिन ज़्यादा होगा, उतना ही अच्छा वायुमंडल की नाइट्रोजन जो है वो पौधे ले पाएंगे और पौधों को मिल पाएगी, और हमारी रासायनिक उर्वरकों पे जो है जो डिपेंडेंसी है वो कम होगी। तो राइजोबियम और पीएसबी कल्चर का उपयोग भी करना है 5 ग्राम प्रति किलो बीज के साथ है। एक बात और है, हमने अनुसंधान में पाया है, एक बहुत ही अच्छी तकनीक है जो कि सिर्फ हम 1 ग्राम अमोनियम मॉलिब्डेट अगर प्रति किलो बीज के मान से बीज के साथ लगाकर चने को अगर बोते हैं तो हमारी उपज जो है, हमारे कई किसान भाइयों के, हमने मुकाती जी भी बैठे हैं, इनने भी उपयोग किया है उसको, और बहुत अच्छा उत्पादन उससे चने का प्राप्त होता है, क्योंकि वायुमंडल से अधिक नाइट्रोजन फिक्स होती है और ऐसी फसल में काफ़ी फूल आते हैं और फल भी अच्छे आते हैं और उपज में बढ़ोतरी होती है। तो बीजोपचार और बीज निवेशन नितांत आवश्यक है, किसान भाई इसको जरूर करें, इसको नज़रअंदाज ना करें। डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा है कि नितांत आवश्यक है कि बीज उपचार किसान भाई करें, लेकिन जिन किसान भाइयों ने बीज उपचार नहीं करते तो इससे क्या नुकसान हो सकता है? बीज उपचार नहीं करने से ये है कि जो फसलों में रोग आते हैं विभिन्न प्रकार के, जैसे हम चने की बात करें कि उगटा रोग आता है या जड़ विगलन आता है या ड्राई रूट रॉट आता है, इस तरह के कई रोग आते हैं। तो वो रोग जो है फसल में ज़्यादा मात्रा में आते हैं, तो उससे जब रोग आएंगे तो फिर हम खड़ी फसल पे उसको इतने प्रभावशाली तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाते, और उसको हमें मजबूरन हमारा जो प्लांट पॉपुलेशन है या पौध संख्या जो है वो काफ़ी खेत में घट जाती है, उससे हमारा उत्पादन जो है विपरीत रूप से प्रभावित होता है, काफ़ी उत्पादन में गिरावट आती है। तो ये बात है। दूसरी बात है कि बीज निवेशन नहीं करेंगे तो हम जो बीज निवेशन के लिए जैव उर्वरकों का उपयोग कर रहे हैं उसमें जीवाणुओं के जो है प्रभावशील प्रभेदों का उपयोग करते हैं। तो वो प्रभावशील प्रभेद जो है जाकर अधिक मात्रा में नाइट्रोजन को पौधों को उपलब्ध कराते हैं और ज़मीन से ज़्यादा मात्रा में स्फुर को भी ले करके उपलब्ध कराते हैं। तो हमारी जो रासायनिक उर्वरकों पे जो निर्भरता है या उसकी मात्रा ज़्यादा लगती है, और इनके उपयोग करने से उसकी मात्रा अगर हम साल दर साल देखेंगे कि हमारा अगर इनको हम उपयोग करेंगे खेती में, जैसे जैव उर्वरक हुए या अच्छा सड़ा हुआ कंपोस्ट या गोबर का खाद, तो हम समय के साथ देखेंगे कि आने वाले वर्षों में हम रासायनिक उर्वरकों की मात्रा को घटा भी देंगे तो हमारे उत्पादन पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो किसान भाइयों, अभी आपने सुना और जाना बीज उपचार करने से कितने फायदे हैं। अगर आपने बीज उपचार नहीं किया तो उत्पादन में कमी आ जाएगी, लागत भी बढ़ जाएगी, अलग अलग तरह के उर्वरक भी आपको देना पड़ेगा। इसलिए आपको बोने के पहले हर बीज का बीज उपचार अवश्य कर लेना चाहिए। हमारे बीच में किसान भाई बलराम जी बैठे हैं। बलराम जी, अब हमारा मन हो रहा है तो आपसे वे बातें पूछें जो आप घर में बैठ के करते हैं। जैसे हमारे किसान भाई बगैर किसी विशेषज्ञ के भी कोई जुगाड़ ऐसा काम करते हैं जिससे लागत में कम हो जाती है, तो ऐसे क्या उपाय आप अच्छे उत्पादन के लिए करते हैं? सर, जिसमें पैसे न लगे, हाँ, खर्चे कम हो, उस चीज़ को करने में मैंने अपने एक पशु शेड जो बनाया है, हाँ, उसमें पूरे पशु शेड का एक ढलान एक कोने में किया है, हाँ, ताकि पशुओं के गौमूत्र का एकत्रीकरण हो सके। और उस पाइप में जब कोई मटका या वो एकत्र करके और उसमें मैं 10 पर्णी यानी 10 पेड़ों की पत्तियों को सड़ा करके
और उसका कीटनाशक की जगह पे उपयोग करता हूँ, वहाँ बचत होती है कहीं ना कहीं। दूसरा, सिंचाई के मामले में स्प्रिंकलर चला करके कहीं ना कहीं खाद की नाइट्रोजन की मात्रा, मैंने विशेषज्ञों के संपर्क में रहकर सुना है कि स्प्रिंकलर वाला पानी देने से कहीं ना कहीं नाइट्रोजन की मात्रा फसल को मिल जाती। तो एक तो कम पानी का क्षेत्र, दूसरा स्प्रिंकलर से चलाया हुआ पानी, तो फसलों में कहीं ना कहीं यूरिया की मात्रा भी मिल जाती है। वहाँ भी कहीं ना कहीं मैं अपने आप में बचत समझता हूँ। और श्रम का भी बचत होती है। जैसे आदमी खड़ा रह करके, कोई भी कर्मचारी लगातार खेत में खड़ा रहेगा, उसकी बनिस्बत 3 घंटे बाद आप पाइपलाइन को बदल दीजिए, 3 घंटे फिर फुर्सत में रहेंगे, फिर पाइपलाइन को बदल दीजिए, उसमें कहीं ना कहीं लागत में बचत दिखती है मुझे। और मैं रेगुलर स्प्रिंकलर का उपयोग करता हूँ। मेरे क्षेत्र में लगभग 90% किसान स्प्रिंकलर से पानी दे करके अच्छा फ़ायदा महसूस करते हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल जी। बड़ी सांची बात कही बलराम भैया ने हमसे। किसान भाइयों, आप अपने स्थानीय स्तर पर अपने निजी संसाधन अर्थात अगर आप जैविक खाद बनाते हैं तो आपके घर जो पशुपालन हो रहा है उसका गोबर, गोमूत्र और जो कचरा बनता है उसको आप किसी एक जगह रखकर उसको आप कंपोस्ट खाद बना सकते हैं। उसका उपयोग अपनी खेती में करेंगे तो निश्चित तौर से सारे जो पोषक तत्व हैं उस कंपोस्ट खाद से मिलते हैं, ऐसा बलराम जी हमें बता रहे हैं और अनेक किसान ऐसा करते हैं। तो आपको भी ये करना चाहिए। अब डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की मात्रा, पानी कम है अर्थात पर्याप्त सिंचाई की है, तो उनको कब कब कितनी सिंचाई करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए? देखिए, ख़ास तौर से हम गेहूं की बात करें तो गेहूं में जो है एक तो जो रेनफेड बीट होता है, जिसमें जहां किसान भाइयों के पास सिंचाई के कम साधन हैं तो वहां पर जो है 1 या 2 सिंचाई करते हैं वो। तो इसमें मोटे तौर पे मैं बताऊं आपको कि जिनके पास एक सिंचाई है तो वो 20-21 दिन की जो क्राउन रूट इनिशिएशन अवस्था है उस पर ही करें। जिनके पास 2 सिंचाई हैं तो 20 और 50 या 60 दिन पे करें। जिनके पास 3 हैं तो वो उसको इस तरह से करें 20, 50 और 75-80 दिन पे। ऐसे ही 4, 5 तक जो सिंचाई हैं किसान भाइयों को तो 25-25 दिन के अंतर पर, 25 से 30 दिन के अंतर पर सिंचाई वो करें तो उससे जो है उनकी फसल का उत्पादन अच्छा मिलेगा। गेहूं में ऐसे स्पेसिफाइड है कि दुग्ध अवस्था है, क्राउन रूट इनिशिएशन अवस्था है, या टिलर्स जब निकलते हैं वो वाली अवस्था है, तो या दाने भरने वाली अवस्था है। तो ये कुछ विशेष अवस्थाएं हैं जिन पर कि पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो किसान भाई ये देख लें कि उनके पास कितनी सिंचाई है, उस आधार पर वो सुनिश्चित करें कि उनको कब कब सिंचाई करना है। चने में ख़ास तौर से जो है, चने में कम सिंचाई में ही चने का काम चल जाता है। और फूल वाली अवस्था और फल वाली अवस्था, ये 2 मेन रहती हैं। तो इसमें वो सिंचाई करके अपना जो अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, जो असिंचित या कम सिंचित क्षेत्र है या कम सिंचाई वाले कोई ऐसी प्रजाति हैं, जाति हैं चना गेहूँ की, वो भी हमारे किसान भाइयों को बता दें। देखिए, अपना अभी जैसे कम सिंचाई की बात की तो जो ख़ास तौर से जो जिसके लिए हमारे यहाँ क्षेत्र प्रसिद्ध है कि जो सरबती किस्म होती है ना, वो उसको विशेष तौर से गेहूं में चुनाव किया जाता है। जैसे सुजाता है, जैसे 306 है, या और भी जो सरबती में अभी नई जातियाँ आ गई हैं उनका उपयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं चने की। तो चने में जो है हमारी जो जाकी 9218, JG 16 और इसका अपना ये कुछ जातियां हैं जिनका कि किसान भाई चने में उपयोग कर सकते हैं। ये कुछ जातियां हैं जिनका किसान भाई उपयोग कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल बहुत सच्ची बात हमारे किसान भाइयों को बताई। और हमारे किसान भाई इस बात का भी ध्यान रखें कि वो डॉक्टर साहब ने जो बताया, जो पॉइंट बताए, जिन प्रजातियों के नाम बताए, जो तकनीकी जानकारी दी, उसका उपयोग करें तो निश्चित तौर से कम उत्पादन में अधिक लाभ मिलेगा। और हमारे बीच में किसान भाई भी हैं जी। अगर बलराम भैया थोड़ा संक्षिप्त में ये बता दें कि जो नौजवान पढ़े लिखे हमारे बच्चे हैं या भाई हैं, वो गांव छोड़ के दूसरी जगह कोई धंधा करने नहीं चले, जहां खेती बाड़ी छोड़ के लिए, तो इसके लिए आप क्या बताएंगे? सर, पहले तो मैं ये बताऊंगा मेरे सभी युवा साथियों को कि आप कहीं न कहीं गांव से शहर की ओर जो पलायन कर रहे हैं वो उचित नहीं है। इसलिए उचित नहीं माना जाता है कि खेती में लगातार कर्मचारियों की ज़रूरत होती है।
अब हम कहीं ना कहीं महंगे सस्ते कर्मचारी लगाने से बजाय स्वयं उस काम को करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसा कि पशुपालन बढ़ाएं और उन पशुओं के द्वारा उनका जो मूत्र है, गोबर है, उससे अनेक प्रकार की ऐसी संजीवनी बन सकती है जो हम खेती में बहुत कुछ लागत को कम कर सकते हैं। और हमारे युवा साथी खेती को पता नहीं घाटा क्यों समझ रहे हैं, इतना नहीं है जितना लोग समझ रहे हैं। ईमानदारी से यदि काम किया जाए तो खेती सबकी माता होती है और माता कभी किसी को घाटा नहीं देती है। मेरा एक विशेष मंत्र यही है कि मेरे युवा साथी खेती में, बागवानी में, पशुपालन में विशेष रुचि रखें, ना कि किधर पलायन करें। वैसे भी हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि उत्तम खेती मध्यम व्यापार, ऐसा कहते हैं ना जी। एक बात और बताएं आप कि जैसे हमारे जो बच्चे खेती की तरफ अक्सर हो रहे हैं तो उनके लिए वहाँ किस ढंग की खेती करना चाहिए? क्या उनको अतिरिक्त उनके ज़माने के हिसाब से उन्हें आमदनी हो, उसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। जैसे पहले किसी ज़माने में महीने भर में एक बार पैसा चाहता था या 6 महीने में चाहता था। आज पैसे की प्रतिदिन ज़रूरत होती है। तो रोज़मर्रा की पूर्ति के लिए हमारे युवा साथी प्रतिदिन इनकम वाली चीज़ें जैसे पशुपालन है, उनके दूधों से हमें प्रतिदिन इनकम हो सकती है। सब्जी की खेती करें जिससे प्रतिदिन हम उसमें मुनाफा कमा करके, बचत कर करके हमारे प्रतिदिन का जो खर्चा है वो चला सकते हैं। इस तरह की खेती करने से हम प्रतिदिन का खर्चा पूर्ति कर सकते हैं। युवा भाई परंपरागत खेती में 6 महीने में, 4 महीने में फसलें आती हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं तंगी महसूस करते हैं। तो मैं प्रेरित करता हूँ मेरे युवा साथियों को कि आप बागवानी, सब्जी और डेयरी जैसे काम चलाएं जिससे हमारी रोजाना की पूर्ति हो सके। किसान भाइयों, बलराम भैया की बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि पशुपालन और सब्जी किसान भाइयों के लिए एटीएम का काम करता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, संक्षिप्त में ये बताएं कि इस समय वर्तमान में समसामयिक क्या काम करना चाहिए किसानों को जिससे ज़्यादा उत्पादन प्राप्त हो? देखिए, एक तो पोषक तत्व का प्रबंधन है कि पोषक तत्व किसान भाइयों ने वैसे जब बुआई करते हैं तो गेहूं की बात करें हम तो गेहूं में, सिंचित गेहूं में 100-60-30 जो है NPK का उपयोग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त मैं ये और किसान भाइयों को सुझाव देना चाहूँगा कि आपने कोई भी फसल लगाई है, आप उसका निरीक्षण निरंतर करें। आप खेत में ज़रूर जाएं और ये देखें कि क्या खरपतवार ज़्यादा हैं तो खरपतवार की क्या व्यवस्था करना है। यदि कोई व्याधि आ रही है तो उसके लिए पौधों को ले जाकर कृषि विज्ञान केंद्र जो हैं वहाँ दिखाएं, वैज्ञानिकों से सलाह लें। तो वो अच्छी सलाह देंगे। तो हाँ, इसी तरह कीटों के लिए जो है कौन सी दवाई का उपयोग करें और उसका सही सलाह लेके उचित मात्रा में दवाई का उपयोग करें। डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को समय पर सामयिक जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। बलराम जी, आप बड़ा आनंद आया आपसे बात करके, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, अभी आपने देखा कि अगर आप कम लागत में अधिक उत्पादन लेना चाह रहे हैं तो जहां एक और आप विशेषज्ञ की सलाह का भी ध्यान दें, दूसरी ओर हमारे किसान भाइयों ने जो बताया कि स्थानीय स्तर पर जो संसाधन है उनका भी ठीक ढंग से उपयोग करें तो पक्की बात है कि उत्पादन बढ़ेगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।